नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, बीए ऑनर्स पार्ट 1 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य, फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था कि राज्य के जो कार्य है वो दो तरह के होते हैं, एक ऐच्छिक कार्य और एक अनिवार्य कार्य। ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत वैसे कार्य आते हैं जो राज्य की इच्छा पर निर्भर है, जबकि अनिवार्य कार्य के अंतर्गत वैसे कार्य आते हैं जो अनिवार्यतः राज्य उन कार्यों को संपादित करता ही है। जहाँ तक वेलफेयर स्टेट्स का संबंध है तो वेलफेयर स्टेट्स के अंतर्गत ये जो ऐच्छिक कार्य हैं और अनिवार्य कार्य हैं, इन दोनों की जो सीमाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि अब राज्य का जो लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य का जो अनिवार्य कार्य है वह तो वह करता ही है, साथ साथ अब ऐच्छिक कार्य भी उसे वैसे ही करने पड़ते हैं जैसे वह अनिवार्य कार्यों को करता है। इसलिए ये ऐच्छिक कार्य और अनिवार्य कार्य की सीमा लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को हम कुछ शीर्षकों में बांट करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो इसका कार्य है वह है आंतरिक सुव्यवस्था और विदेशी आक्रमणों से रक्षा, यानी अन्य राज्यों की भांति लोक कल्याणकारी राज्य का भी जो कार्य है वह देश के आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था को स्थापित करना, और इसके लिए राज्य जो है वो पुलिस, न्यायालय, सरकारी कर्मचारी ये सब व्यवस्था करता है। साथ ही साथ विदेशी आक्रमण से सुरक्षा के लिए भी वह सेना तथा अन्य कार्य, सेना संबंधी प्रबंध और अन्य कार्य करता है। नेक्स्ट है व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य एवं व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत ये राज्य के कार्यों में व्यक्ति के साथ कैसा संबंध होगा और व्यक्ति का राज्य के साथ कैसा संबंध होगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत सरकार ऐसी व्यवस्था करती है कि व्यक्तियों के बीच जो परस्पर संबंध है उसके लिए एक निर्धारित नियम निर्धारित करता है, और साथ ही साथ राज्य और व्यक्ति के जो संबंध है, राज्य और व्यक्ति के जो संबंध हैं वो कैसे होंगे, इसके लिए भी वह नियम निर्धारित करता है। जहाँ तक ये राज्य को ये कृषि और उद्योग संबंधी, कृषि उद्योग तथा व्यापार संबंधी कार्यों का जो नियमन करना है, इसके संबंध में हम देखें तो इसमें लोक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श कार्य है वो अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी व्यापक हो जाते हैं। चूँकि लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी होती है कि किसानों को खेती से ज़्यादा लाभ हो सके, उद्योगों
की भी इस तरह से व्यवस्था करनी होती है कि उसमें उसका हित आम लोगों तक पहुँचे, और व्यापार के नियमों को भी उसी तरह से नियमन करना पड़ता है। और इसके लिए राज्य तरह तरह के कार्यों को करती है कि किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में, और व्यापार उद्योग लगाने वालों के हित में। और उसमें इन बातों का ख्याल रखती है कि राज्य की समस्त जनता को के हित को उसमें ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो है प्रमुख कार्य है आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है सुरक्षा संबंधी, आर्थिक सुरक्षा संबंधी। आर्थिक सुरक्षा के मायने ये है कि इसमें सभी व्यक्तियों को रोजगार और अधिकतम समानता की स्थापना हो, यानी ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनकी योग्यता के अनुसार किसी न किसी प्रकार का रोजगार उनको अवश्य मिले। और जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का रोजगार करने में समर्थ नहीं है या राज्य उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार मुहैया कराने में सफल नहीं हो सका है, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन निर्वाह भत्ता यानी बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था भी राज्य का दायित्व बन जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत ये आय की समानता की बात जो की जाती है वो लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नहीं की जाती, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत इस बात का ख्याल जरूर रखा जाता है कि देश के सभी व्यक्तियों को आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यानी किसी को का आमदनी इतना अधिक नहीं होना चाहिए और किसी का आमदनी बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए और किसी का आमदनी बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। यानी दोनों में अंतर जितना कम से कम हो सके वो कोशिश राज्य को करना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य का एक प्रमुख कार्य है जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। यानी लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वह अपने प्रत्येक व्यक्तियों को, नागरिकों को, अपने राज्य में रहने वाले लोगों को न्यूनतम जो आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की सामान्य सुविधा, इन सब की व्यवस्था वो करे। नेक्स्ट है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था करना है जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। इस दृष्टि से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा का विशेष महत्व है। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत यह व्यवस्था की जाती है कि वह लोगों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देगी तथा इसी तरह से चिकित्सा के लिए अस्पतालों, प्रसव गृहों आदि की स्थापना की जाती है। खास करके आम जनता के लिए निःशुल्क यह व्यवस्था की जाती है ताकि वो उसमें गरीब से गरीब लोग भी जा कर के अपना इलाज करा सके। इसी तरह से स्कूल में भी गरीब से गरीब लोग भी अपने बच्चे को पढ़ा सके, ऐसी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। यानी लोक कल्याणकारी राज्य का जो कार्य है वो सार्वजनिक सुविधा के क्षेत्र वाले कार्य जैसे परिवहन की व्यवस्था करना, संचार, रेडियो, सिंचाई के साधन, बैंक, विद्युत, कृषि के वैज्ञानिक साधन आदि की व्यवस्था से संबंधित कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किए जाते हैं। हालांकि इन सुविधाओं के लिए राज्य द्वारा कहीं कहीं शुल्क भी लिया जाता है, कहीं कहीं ये निःशुल्क भी होता है, लेकिन राज्य इसमें कभी कभी
उचित छूट देता है सब्सिडी के रूप में, लेकिन इनकी व्यवस्था राज्य को करना पड़ता है लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत। लोक कल्याणकारी राज्य सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधा, इन सब चीज़ों की ही व्यवस्था नहीं करता, बल्कि वह सामाजिक सुधार के लिए भी प्रयास करता है। जैसे जात पात का जो भेदभाव है उसको कम करने का प्रयास करता है, बाल विवाह की कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा की जो कुरीतियाँ हैं, इन सबको दूर करने के लिए भी प्रयास करता है। मद्यपान, जैसा कि हमने देखा कि बिहार सरकार पिछले वर्षों में इस तरह के कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन की है। बिहार में एक तो उसने शराबबंदी लाया, फिर दहेज प्रथा के खिलाफ उसने मानव श्रृंखला ये सब बनाने का कार्य करके लोगों में जागृति लाने का कार्य किया। तो ये सब लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों में गिना जाता है। आमोद प्रमोद की सुविधाएं, सरकार सिर्फ सुविधाओं की ही बात नहीं करती, उसी के लिए सिर्फ काम नहीं करती, बल्कि सरकार लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत सरकार आमोद प्रमोद में के लिए जो ज़रूरी है, मनोरंजन के लिए ज़रूरी है, उसकी व्यवस्था को, उसको भी नियमन करने का काम सरकार करती है, ताकि जनता को जनता स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। इसके लिए वह कई तरह के उपायों को करती है, जैसे पार्क बनवाना, स्टेडियम बनवाना, या स्विमिंग पूल बनाना, सिनेमा हॉल, रेडियो आदि की व्यवस्था करना, या सिनेमा कैसा बने इसके लिए भी सरकार प्रयास करती है कि ऐसी सिनेमा बने जिससे लोगों का स्वस्थ मनोरंजन हो सके। तो इस तरह से ये लोक कल्याणकारी राज्य जो है लोगों के मनोरंजन की भी व्यवस्था करती है, वो भी काम अपने हाथ में ले लेती है। नागरिक स्वतंत्रता की व्यवस्था करना, राज्य के द्वारा नागरिकों को, सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल सके, उसे शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी किसी भी बात के पक्ष में या किसी के भी विरोध में सम्मेलन करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिससे कि लोकतांत्रिक आदर्श की प्राप्ति हो सके। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के भी कार्य लोक कल्याणकारी राज्य को करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य के अंतर्गत ये बात आती है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यदि किसी तरह की कोई आपदा आती है या किसी तरह का कोई संकट खड़ा होता है, तो ऐसे स्थिति में लोक कल्याणकारी राज्य जो है वहाँ भी सहयोग का कार्य करती है। तो इस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य के जो कार्य हैं उसकी एक निश्चित सूची बनाना जो है वह संभव नहीं है। हमने ये प्रमुख कार्यों को इसमें गिनाया है। आज के जो लोक कल्याणकारी राज्य हैं उसका कार्य काफ़ी बढ़ गया है। हम यूँ कहें कि व्यक्ति के जीवन का शायद ही अब कोई पक्ष रह गया है जो लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों से अछूता है। यहाँ तक कि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई किसान खेत में काम कर रहा है, उसे सांप काट लिया, या फिर कोई बाढ़ आ गई, या फिर क्या कहते हैं बिजली ठनका गिरने से किसी की मृत्यु हो गई, या सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में भी सरकार नागरिकों की सहायता करने की कोशिश करती है, उन्हें सहयोग राशि दे कर के उन्हें सांत्वना देने का कोशिश करती है। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य काफ़ी अधिक विस्तृत हो गए। इसी विस्तार को देखते हुए विद्वानों ने इसकी आलोचना भी कई मुद्दों पर की है। जैसे सबसे पहले इसकी आलोचना की जाती है कि राज्य के कार्य इसमें इतने अधिक बढ़ जाते हैं जिससे ये इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये सुरक्षित रहेगा कि नहीं, इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है।
इसमें ये संभावना बढ़ जाती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है। फिर भी कुछ विद्वान इस बात पर भी इनका आलोचना, लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हैं कि यह ऐच्छिक समुदायों पर आघात करता है। जब लोक कल्याण की प्रवृत्ति को अपना लेता है कोई राज्य, तो उसके कार्य अधिक बढ़ जाते हैं। राज्य बहुत सारे ऐसे भी काम करने लगते हैं जो ऐच्छिक समुदायों के लिए घातक होता है। मानव जीवन के संबंध में उपयोगी भूमिका निभाने वाले ऐच्छिक समुदाय प्रायः समाप्त हो जाते हैं। यानी हर तरह के कार्य राज्य अपने ही हाथों में ले लेता है, ऐसी संभावना देखी जाती है। नौकरशाही का भय। लोक कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही, लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि अन्य कई तरह की बुराइयां जन्म ले लेती है। यह अत्यधिक खर्चीला भी होता है। लोक कल्याणकारी राज्य का जो कार्य है वह ज़्यादा खर्चीला होता है, क्योंकि राज्य को कोई भी जो सेवा देना रहता है वो लोक कल्याण की दृष्टि से सेवाएं देता है। फलस्वरूप इसमें सामान्य जो आर्थिक साधनों वाला राज्य है वह इस प्रकार का भार वहन करने में संभव नहीं हो पाता, ये वो सक्षम नहीं हो पाता है। सीनेटर टॉपट ने इसी कारण से कहा है कि लोक कल्याण की रीति राज्य को दिवालियापन की ओर ले जाएगी। जो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसमें राज्य के कार्य इतने अधिक बढ़ जाते हैं, राज्य के दायित्व इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि वो इसमें दिवालियेपन की ओर ले जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य के कई दोष गिनाए गए हैं, लेकिन ये सब दोष उतने महत्वपूर्ण नहीं है। खास करके जो लोक कल्याणकारी राज्य में जो ये दोष गिनाए जाते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार या नौकरशाही की प्रवृत्ति या खर्चीला हो जाता है, ये सब मानवीय दोष हैं। ये मानवीय चरित्र की दुर्बलता है और इसमें सुधार लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये भी देखने में आया है कि लोक कल्याण की प्रवृत्ति से जो तत्काल राज्य के कोष पर जो खर्च पड़ता है, भार पड़ता है, खर्च का भार पड़ता है, वह लंबे समय में, बाद में या आने वाले समय में, भविष्य में देखा गया है कि उससे नागरिकों की कार्य कुशलताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, जिससे राज्य के उत्पादन में वृद्धि होती है, उससे राष्ट्रीय आय में भी तेज़ी के साथ वृद्धि होती है। इस तरह से व्यवहार में हम देखें कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो प्रवृत्ति है वो विश्व के लगभग सभी राज्यों द्वारा किसी न किसी रूप में अब अपनाया जाने लगा है, और इसे अपनाने के अतिरिक्त अब अन्य कोई मार्ग भी राज्यों के लिए नहीं रह गया है। अब राज्यों के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करे, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, जनता के हित में कार्य करे, तभी वो राज्य अब कायम रह पाएगा। आज का जो राज्य है उसमें जनता इतनी कॉन्शस, इतनी चेतनशील हो गई है कि राज्य लोक कल्याण की उपेक्षा करके अपने अस्तित्व को कायम नहीं रह सकता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।